Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of our chapter is our resource. So in this chapter we will going to know about the different types of resources जैसे कि water के बारे में, dams के बारे में, wells. So all these things we will going to learn through this chapter. So let's start the chapter. Lesson 8, our resources. Chapter outline. Topics which we will going to cover in this chapter is water, canals, dams, conservation of minerals, problems in the development of human resource, harnessing human resource, wells and tube wells, rain, minerals, human resources, tanks, and rivers. So they are the topics which we will going to start. Now let's get connect. Have you seen a river? Why do you think rivers are important for us? Think and discuss in class. रिवर तो मोस्टली सब नहीं देखा होगा. गंगा रिवर देखा होगा, यमुना रिवर देखा होगा. Rivers, they are very important for us. अब वो क्यों है? That we will going to know through this chapter. Water. Water is one resource that is important for the existence of all the living things on the planet. Water अपने आप में ही एक ऐसी रिसोर्स है जो बहुत ही जरूरी है हर लिविंग थिंग, हर लिविंग बीइंग के लिए इस प्लैनेट अर्थ पर. About 3/4 of the Earth's surface is covered with water. अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वो पानी से ढका हुआ है. लेक, स्ट्रीम, सीज एंड ओशंस आर वेरियस वाटर बॉडीज. कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं? लेक्स हैं, रिवर्स हैं, सीज हैं, ओशंस हैं. Yet we find many areas on the earth are facing scarcity of water. और फिर भी इतना हिस्सा पानी का होने के बावजूद भी ऐसे एरियाज हैं अर्थ पर जहाँ पानी की कमी है. The involvement of life on earth required water without which life on earth would not have happened. और पानी के बिना अर्थ पर लाइफ इम्पॉसिबल है. तो अर्थ पे रहने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है. वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड दिस इज नॉट डिफरेंट फॉर पीपल. वाटर जो है वो बहुत जरूरी है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म हो, छोटे से छोटा जानवर हो या प्लांट हो या इंसान हो, सबको पानी की जरूरत है सरवाइव के लिए. मेनी यूजेस ऑफ वाटर इंक्लूड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड एंड एनवायरमेंटल एक्टिविटीज. इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हमें पानी की जरूरत पड़ जाती है कई चीजों में, और हमें बहुत सारे ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिसमें पानी की जरूरत पड़ती है. आपको नहाने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, वॉशिंग के लिए पानी चाहिए. तो पानी की जरूरत सब जगह है. वर्चुअली ऑल ऑफ दीज ह्यूमन यूजेस रिक्वायर फ्रेश वाटर. और ये ज्यादातर जो ये हमारे हाउस होल्ड वर्क होते हैं, हमें पीने का पानी कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए. वॉश कर कपड़े धोने हैं तो साफ पानी से धोएंगे. तो अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए साफ पानी. तो पानी की क्वांटिटी होना जरूरी नहीं, पानी की साफ होना जरूरी होता है. 97.5% of water on earth is salt water, leaving only 2.5% as fresh water, of which over 2/3 is frozen in glaciers and polar ice caps. अब हमें चाहिए है फ्रेश वाटर. अर्थ पर 97.5% जो पानी है वो सॉल्टी है, मतलब खारा पानी, सलाइन वाटर है, नमकीन पानी है जो सीज और ओशंस में. खाली 2.5% जो है वो फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी 2/3 जो है वो जमा हुआ है किसकी फॉर्म में? ग्लेशियर. ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के फॉर्म में जमा हुआ है, जो कि हमारा फ्रेश वाटर है. इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री. एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मानसून रेनफॉल which is uneven, insufficient and uncertain. अब इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज इंडिया में होती हैं, और एग्रीकल्चर के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है. तो इसलिए, और एग्रीकल्चर इसीलिए किस पर डिपेंड करता है? क्रॉप्स ग्रो करता है किसान अपने खेतों में. तो अब कई बार वो इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि पानी नहीं हो पाता, तो वो किस पर डिपेंड करता है? रेनफॉल पर, मानसून पे इंतजार करता है. क्रॉप्स नीड टू बी वाटर्ड व्हेन इट डज नॉट रेन. अब अगर बारिश नहीं होगी, अब मॉनसून तो एक नेचुरल चीज है, बारिश होगी या नहीं वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती. डिपेंड किस पर होना पड़ता है? रेनफॉल. अब जब रेनफॉल नहीं होगी तो पानी का अरेंजमेंट करना पड़ता है, वाटर देना जरूरी होता है क्रॉप्स को. तो वी हैव टू डिपेंड ऑन मीन्स ऑफ इरिगेशन टू रेज क्रॉप्स. इसलिए इरिगेशन पर डिपेंड होना पड़ता है क्रॉप्स को ग्रो करने. वेल्स, ट्यूब वेल्स, टैंक्स एंड कैनाल्स आर द पॉपुलर मीन्स ऑफ इरिगेशन. खुदाई होती है, माइनिंग होती है, कैनाल्स बनाए जाते हैं, रिवर वाटर के थ्रू, अंडरग्राउंड ट्यूबवेल्स के थ्रू पानी प्रोवाइड कराया जाता है. आप अगर विजिट करते होंगे तो फील्ड्स वगैरह में ट्यूबवेल्स मिलेंगे, जरूर ट्यूबवेल्स लगे होते हैं जिनके थ्रू वाटर दिया जाता है. वेल्स एंड ट्यूबवेल्स.
Rainfall is the main source of water. Most of the rainwater flows through the seas, through rivers and streams. रेनफॉल बहुत ही मेन सोर्स है, मेजर सोर्स है पानी का। रेन वाटर जो है वो कहाँ पर जाता है? नदियों में जाता है, समुद्र में जाता है। सम वाटर सीप्स अंडरग्राउंड, और कुछ पानी ऐसा होता है जो अंडरग्राउंड सोख लिया जाता है, अपने आप सोख लेती है। दिस अंडरग्राउंड वाटर इज ब्रॉट टू द सर्फेस बाय मीन्स ऑफ वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। अब बारिश होती है तो सारा पानी तो आप कलेक्ट नहीं कर सकते। जब सारा पानी गिरता है कुछ तो अपने आप सूख जाता है, तो वो अंडरग्राउंड चला जाता है। तो वो जो कुछ पानी अंडरग्राउंड होता है उनको कैसे निकालेंगे? ट्यूबवेल्स के थ्रू, समरसेबल्स के थ्रू, तो वो वेल्स के थ्रू वो पानी को निकाला जाता है। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर मेनली फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स। वेल्स ट्यूबवेल्स ज्यादातर नॉर्दर्न साइड में मिलते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एक्सेट्रा यूज वेल्स एंड ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन। पंजाब साइड, हरियाणा, यूपी वगैरह में लोग आज भी वेल्स का यूज, ट्यूबवेल्स यूज करते हैं। A well is a hole in the ground from which water is drawn using a rope or Persian। तो वेल क्या होता है? जो किसे हम कुआं कहते हैं। वहां अंदर बहुत ही नीचे, बहुत ज्यादा अंदर जाके खुदाई करती है, होल किया जाता है जहां से पानी की सप्लाई करी जाती है, फिर उससे पानी निकाला जाता है। अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम ग्रेट डेप्थ इज टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पंप्स एंड मोटर। अब आप सबके घर में आजकल मोटर्स लगी होती है, तो मोटर्स के थ्रू क्या होता है? पानी कैसे आता है? वो अंडरग्राउंड आता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर को ही हम यूज करते हैं, वही आता है। अ डीप बोर इज डग इनटू द अर्थ। अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा बोरवेल किया जाता है, खुदाई करी जाती है, बहुत ज्यादा गहरी करी जाती है, और वहां से पानी पाइप्स लगाई जाती है और उनके थ्रू सप्लाई करा जाता है। अंडरग्राउंड वाटर इज पम्प्ड आउट थ्रू अ पाइप, दिस इज कॉल्ड ट्यूबवेल। फिर वही जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसमें फिटिंग्स होती हैं, पानी की फिटिंग करते हैं ना हम, अंदर जमीन में खुदाई करके पानी की फिटिंग्स लगाते हैं, अलग अलग पाइप्स लगते हैं, उन्हें जोड़ा जाता है, तो उसे ट्यूबवेल कहते हैं। In some areas where it is difficult to dig wells because of rocky and low water, table tanks are used to collect rainwater। कई जगहों पर जहां पर आप वेल्स नहीं होते, जैसे यहाँ आसपास भी आप देखोगे तो वेल यहाँ पे नहीं मिलेंगे, मोस्टली विलेजेस, टाउन्स में ज्यादा वेल्स मिलते हैं। शहरों में वेल इजीली अवेलेबल नहीं होते। उस जगह पर क्योंकि रॉकी और कम वाटर टेबल की वजह से वहां पे नहीं होते, तो ये हम यूज का क्या करते हैं, लोग टैंक्स का यूज करते हैं ताकि वो रेन वाटर को कलेक्ट कर सकें। दिस वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पज ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। और फिर इस पानी को सेव करके, बचा कर, इकट्ठा करके जब इरिगेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। टैंक्स आर मोस्टली फाउंड इन सर्दर्न इंडिया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। टैंक्स मोस्टली पाए जाते हैं सर्दर्न इंडिया साइड में, तमिलनाडु में। देन कम्स कैनाल्स। Canals are an important source of irrigation in northern India and in the river deltas of southern India। Canals एक important source of irrigation है northern India का, and in the river deltas of southern India। Canals usually dug out from the rivers। Canals को rivers में से ही निकाला जाता है। Such canals are called permanent seasonal canals। इस तरह के जो canals होते हैं, जो rivers के थ्रू बनाए जाते हैं, उनको permanent canals कहा जाता है। They are taken out from rivers during the rainy season। और वो कब बनाए जाते हैं? रेनी सीजन के टाइम पर उनको निकाला जाता है। These canals are water channels from a river used to carry water in the field। इसके हेल्प से क्या होता है कि जब बारिश होती है तो ये एक तरीके के वाटर चैनल्स होते हैं, जो जहां तक पानी नहीं पहुंच पाता वहां उस जगह पे पानी पहुंचाया जा सके कैनाल्स के थ्रू, रेन वाटर। अब जैसे फील्ड्स होती हैं, खेतों में अगर पानी नहीं आ रहा है तो कैनाल्स बनाए जाते हैं, और रिवर्स के थ्रू ही वहां पे पानी आता है, और कैनाल्स के थ्रू वो फील्ड्स में जाता है। देन कम्स रेन। रेन इज द ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉल ऑन द अर्थ फ्रॉम द क्लाउड। रेन क्या होती है? बारिश। क्लाउड्स बनते हैं वो फिर बारिश होती है। रेन वाटर इज द बेस्ट मीन्स ऑफ इरिगेशन। सबसे अच्छा वाटर का मीन्स क्या है? रेनफॉल। फील्ड्स के लिए, इरिगेशन के लिए कहाँ से पानी मिले? रेनफॉल तो सबसे बेस्ट सोर्स है। बट वी डोंट हैव रेन ऑल द ईयर। लेकिन बारिश तो पूरे साल नहीं होती, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें रेनफॉल होती है। वी गेट रेन मोस्टली इन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड ऑगस्ट। मोस्टली आप इफ टॉक अबाउट द उत्तर प्रदेश की, दिल्ली वगैरह की बात करते हैं, तो वहाँ पे बारिश 2-3 मंथ्स होती है, जुलाई, अगस्त, समटाइम्स इन केस सितंबर ऑल्सो बारिश हो जाती है। समटाइम्स द रेन्स इज टू हैवी
एंड देयर आर फ्लड्स। और कई जगहों पर बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि वहाँ बाढ़ आ जाती है, एग्जाम्पल जैसे बिहार, मुंबई। समटाइम्स देयर इज नो रेन एट ऑल एंड देयर आर famines। और कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, जैसे कि राजस्थान, जहाँ पर सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट हो जाती है। तो वी कांट डिपेंड ऑन रेन फॉर आर इरिगेशन। तो ऐसे ही फील्ड्स में अगर आपको क्रॉप्स आपने लगाई है, उनको इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए आप पूरी तरीके से रेनफॉल पर डिपेंड नहीं। रिवर्स, रिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट वाटर सोर्स। रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। आवर कंट्री इन इंडिया इज नेचुरली ब्लेस्ड टू हैव मेनी रिवर्स। हमारी कंट्री इंडिया के अंदर बहुत सारे रिवर्स हैं। अमंग देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स आर द सतलुज, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी रिवर्स कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज। दे राइज इन द हिमालयस एंड वाटर थ्रू आउट द ईयर। में पूरे साल पानी रहता है और वो हिमालय से ही डायरेक्ट पानी उसमें आता है। द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर इन साउदर्न प्लाटो। और साउदर्न प्लाटो में कौन कौन सी रिवर्स है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। दे हैव वाटर ओनली व्हेन दे आर रेन। वो कभी कभी सूख जाती है क्योंकि वहां पर पानी तभी ज्यादा रहता है, उनका फ्लो भी, बहाव भी तभी ज्यादा रहता है जब बारिश हो। फैक्ट टू नो, इंडस वाटर ट्रीटी इज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान शेयर द वाटर ऑफ रिवर इंडस एंड its tributary। जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका वो एक एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ताकि वो पानी को शेयर करें, उसका पानी वो दोनों कंट्रीज शेयर करें। डैम इज अ लार्ज मेड reservoir ऑफ लेक ऑफ वाटर। डैम्स तो मैनमेड होता है। डैम्स क्यों बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाए जाते हैं और फील्ड्स में पानी पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। और एक रिजर्वॉयर होता है ताकि पानी को आप बचा सको। इट इज मेड बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग वॉल अक्रॉस अ रिवर। और अगर आपने डैम्स देखे हो तो रिवर्स के अक्रॉस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल बनाई जाती है, जिसके में पानी को स्टोर करके रखा जाता है। जब उसकी जरूरत नहीं होती, अगर उसका बहाव ज्यादा हो जाता है तो उसको कंट्रोल किया जाता है। द मेन फंक्शंस ऑफ डैम आर, अब डैम्स का क्या क्या रोल होता है? डैम एक्ट एज रेजिवॉयर्स, दे आर ह्यूज मैनमेड लेक्स। मैनमेड लेक्स होती है, रेजिवॉयर का काम करती है, पानी को उसमें सेव करके रखा जाता है। The water from the lake is diverted into canals for irrigation। लेक से, उसी से पानी को डाइवर्ट करा जाता है, पानी की फ्लो को कम किया जाता है, पानी को फील्ड्स तक ले जाने के लिए रास्ता बनाया जाता है और कैनाल्स में पानी आता है। डैम्स हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स, फ्लड्स को रोकने के लिए जब बाढ़ें आती है तो पानी डैम्स के थ्रू में रोक दिया जाता है। डैम्स ऑल्सो हेल्प इन प्रोड्यूसिंग हाइड्रो, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सबसे बड़ा सोर्स डैम्स है। Since dams are useful in many ways, they are also called multi-purpose projects। तो डैम्स का यूज तो बहुत सारी चीजों में होता है, इसलिए उनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, called these multi-purpose projects the temples of modern India। जो हमारे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू, वो डैम्स को, जैसे जो ये हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है, वो कहते थे टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया का ये टेम्पल है, मंदिर के समान। Bhakra Dam built on the Satluj River is one of the highest dams in the world। वर्ल्ड के काफी डैम्स में से वन ऑफ द हाईएस्ट है आपका भाखरा डैम, जो सतलुज रिवर के ऊपर बना है। दिस इज योर भाखरा टंगल डैम, दिस इज द सतलुज रिवर। इट फॉर्म्स अ ह्यूज लेक कॉल्ड द गोविंद सागर लेक बिहाइंड इट। तो उसके उधर पीछे एक लेक बनती है जिसका नाम है गोविंद सागर। दिस लेक इज द बिगेस्ट मैनमेड लेक इन इंडिया। ये मैनमेड लेक है और सबसे बड़ी लेक है। दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली। और इस डैम के बनाने से, जो प्रोजेक्ट है ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इससे इलेक्ट्रिसिटी कितनी स्टेट्स में आ रही है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली। द हीराकुद डैम इज बिल्ट ऑन महानदी रिवर। एक है हीराकुद डैम जो महानदी रिवर पर बना है। इट इज द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे लंबा डैम बना है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्टेट का सबसे बड़ा डैम बना है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट ऑन द रिवर दामोदर इन वेस्ट बंगाल हैज बीन built to check floods in this। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो बनाया गया, वो बनाया गया रिवर दामोदर पर, देखने के लिए फ्लड्स, क्योंकि वहां पे उस एरिया में फ्लड्स वगैरह बाढ़ ज्यादा आती है, तो उसको चेक करने। वाटर इज अ वेरी प्रेशियस थिंग, वी शुड यूज वाटर वेरी केयरफुली, वी शुड नेवर वेस्ट वाटर।
वाटर बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको बहुत ही अच्छे से वाइजली उसको यूज़ करना चाहिए। For our sake and the sake of our future generation, it's important to preserve water if we want to survive on the planet. तो अर्थ प्लैनेट पर सर्वाइव करने के लिए अगर हमने पानी को सेव नहीं रखा तो विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अगर हम सर्वाइव कर जाएंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। इसलिए वी शुड ट्राई टू सेव मोर एंड मोर वाटर। मिनरल्स, मिनरल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म नेचुरली इन द अर्थ। मिनरल वो सब्सटेंस होते हैं जो अर्थ में नेचुरली बनते हैं, दे आर नॉट मैन मेड। मिनरल्स आर द sources buried deep beneath the earth. मिनरल्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो अर्थ के सरफेस बहुत ही गहराई में जाकर बहुत माइनिंग के बाद उन्हें निकाला जाता है, बहुत अंदर उसके। मिनरल्स में भी मेटालिक और नॉन मेटालिक। अब मिनरल्स जो होते हैं वो मेटालिक भी हो सकते हैं, नॉन मेटालिक भी हो सकते हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। मिनरल्स जो है वो अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल में अलग अलग मिनरल्स होते हैं। इसी वजह से हर सॉइल में हर क्रॉप ग्रो नहीं होती, क्योंकि हर सॉइल फर्टाइल नहीं होती। ऑल मिनरल्स आर नॉन लिविंग। मिनरल्स कैसे होते हैं? नॉन लिविंग, उनमें लाइफ नहीं होती। मिनरल्स आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री। मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी कंट्री। मिनरल्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। कि मिनरल्स ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं जो बहुत इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, उनको यूज करके आगे कमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि some minerals such as coal, mineral oil, natural gas used as the sources of energy। ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, कोल, कोयला जो हम यूज करते हैं, कितनी जगहों पर यूज होता है। विंटर्स में इसका यूज है, ट्रेन्स में इनका यूज है। तो पेट्रोलियम है, तो ये सारे जो मिनरल्स होते हैं इनका यूज कमर्शियल पर्पज के लिए उनको किया जाता है, और हमारे को उसको सेव रखना चाहिए, क्योंकि मिनरल्स की क्वांटिटी भी एक टाइम पर आकर खत्म हो जाती है। कि जितना हम ज्यादा माइनिंग करते रहेंगे, जब सारे मिनरल्स खत्म हो जाएंगे तो फ्रॉम वेयर वी विल गेट दैट। फैक्ट टू नो, द मिनरल्स इन देयर क्रूड ऑयल फॉर्म आर कॉल्ड ओर। जो मिनरल्स क्रूड ऑयल में होते हैं, क्रूड ऑयल्स जो हम व्हीकल्स में यूज करते हैं, वो ओर्स कहा जाता है। ओर्स कंटेन वेरियस इम्प्योरिटीज। वी ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देम आफ्टर प्रोसेसिंग देम इन फैक्ट्री। अब ओर्स जो होते हैं उनके अंदर इम्प्योरिटीज होती है, प्योर नहीं होते हैं, तो उनको फैक्ट्रीज में बहुत अच्छे से रिफाइन करा जाता है, उसके बाद वो हमें मिलते हैं। मेटालिक मिनरल्स, metallic minerals are those minerals which can be melted to obtain new products। मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं जिनको मेल्ट किया जाता है ताकि आप एक नया प्रोडक्ट बना सकें। कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, मैंगनीज, माइका आर सम एग्जांपल। कौन कौन से होते हैं मेटालिक मिनरल्स? कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट। The minerals which are used for producing atomic energy are called atomic minerals such as uranium and thorium। जो मिनरल्स हम यूज करते हैं एटम बम्स वगैरह बनते हैं उनमें यूज होते हैं, that are known as uranium and thorium। वो एटॉमिक मिनरल्स होते हैं। देन कम्स कॉपर। कॉपर इज अ सॉफ्ट एंड malleable एंड डक्टाइल मेटल। कॉपर एक बहुत ही सॉफ्ट, मैलिएबल और डक्टाइल मेटल होता है। इंडिया इज पुअर इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। इंडिया में कॉपर की प्रोडक्शन बहुत ही कम है। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन मेकिंग टूल्स एंड यूटेंसिल्स। पहले कॉपर के बर्तन बनते थे, टूल्स बनते थे, अब बहुत कम हो गया है। Nowadays, the main use of copper is to make electric wires because it is a good conductor of electricity। अब सिर्फ कॉपर का यूज होता है वायर्स बनाने में, कि वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, उसमें इजीली आपको करंट नहीं लगता। कॉपर इज फाउंड मेनली इन राजस्थान, झारखंड एंड बिहार। कॉपर ज्यादातर झारखंड, बिहार, राजस्थान में पाया जाता है। खेतरी इन राजस्थान इज अ फेमस कॉपर माइनिंग सेंटर। राजस्थान में एक बड़ा फेमस कॉपर माइनिंग सेंटर है, दैट इज आयरन। Iron is a shiny, bright white metal that is soft, malleable, ductile and strong। आयरन बहुत ही शाइनी है, बहुत ही ब्राइट और बहुत ही सॉफ्ट मेटल है। इट इज द मोस्ट यूजफुल मेटालिक मिनरल और बहुत ही यूजफुल है। इट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। वो ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। इंडिया इज फेयरली रिच इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर। इंडिया जो है वो रिच है किसका? आयरन ओर की प्रोडक्शन। आयरन ओर इज मेनली फाउंड इन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा। इन फॉलोइंग स्टेट्स पर वो अवेलेबल है और मिल जाता है, इजीली पाया जाता है। आयरन इज बेस्ट नोन एज द मेटल दैट गिव अस वेपन्स एंड टूल्स। आयरन के वेपन्स बनते हैं, आयरन के तो बहुत वेपन्स बनते हैं। आयरन तो ज्यादातर चीजों में यूज होता है, आपके घर बनाने में भी आयरन का यूज होता है।
और वेपन्स बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए जो आयरन के टूल्स यूज होते हैं. Iron and steel industry is the basic or key industry because it provides machines and tools to be used in other. तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेसिक इंडस्ट्री है, बिकॉज उस जो मशीन्स बनती हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीन्स बनती हैं, वो किसकी बनती है? आयरन की. एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज अ सॉफ्ट लाइट वेट मेटल विद सिल्वरी अपीयरेंस. एल्यूमिनियम बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है. एल्यूमिनियम की शीट्स बनती है पतली पतली. इवन एल्यूमिनियम की फॉइल्स आप लोगों ने देखी होंगी. इट इज obtained फ्रॉम बॉक्साइट ओर. एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से बनाया जाता है. इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल आफ्टर आयरन. आयरन के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट अगर कुछ आता है तो एल्यूमिनियम है. इट इज मेनली यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड बॉडीज ऑफ एरोप्लेन. जो एरोप्लेन्स होते हैं उनकी बॉडीज बनाने में भी काम आता है. और इवन बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन भी आते हैं. बॉक्साइट इज फाउंड इन गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड बिहार. बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है? गुजरात, छत्तीसगढ़. मैंगनीज. मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ मैंगनीज इज टू मेक स्टील फ्रॉम आयरन. मैंगनीज का सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है टू मेक स्टील फ्रॉम आयरन. इट इज मिक्सड विद आयरन टू मेक स्टील. उसको आयरन के साथ मिक्स किया जाता है ताकि वो स्टील प्रोड्यूस करके. स्टील के बर्तन भी आते हैं, स्टील की आपके घरों में रेलिंग्स लिखती हैं, तो स्टील भी एक इम्पॉर्टेंट मेटल है. इज ऑल्सो यूज इन सम मेडिसिन, बैटरीज एक्सेट्रा. मैंगनीज इज फाउंड इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा. इन फॉलोइंग स्टेट्स पर ये मिलता है. माइका. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा माइका का प्रोडक्शन इंडिया में होता है. इट प्रोड्यूसेस अबाउट 60% टोटल वर्ल्ड माइका. वर्ल्ड में 60% से भी ज्यादा माइका जो होती है वो इंडिया में प्रोड्यूस होती है. इट इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री. इट इज फाउंड मेनली इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान. तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में उसका यूज होता है. झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश पर यूज होता है. नॉन मेटालिक मिनरल्स. अब नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होता है? कोल एंड मिनरल ऑयल आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटालिक. कौन से दो नॉन मेटालिक है आपके? कोल और मिनरल ऑयल. दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी है ये. कोल. इट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज एज हार्ड एज स्टोन. कोल जो है वो बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है और वो बहुत ही हार्ड भी होता है, जैसे एक पत्थर. इट इज ऑल्सो यूज इन जनरेटिंग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. कोल से थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. अब सर्दियों में अगर कोल देखा आपने, कोयला जलाया जाता है, उससे गर्माहट ली जाती है. अर्लियर कोल वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स बट नाउ वी आर यूजिंग डीजल इंजन. अब तो डीजल के इंजन होते हैं, पहले कोयले से चलती थी गाड़ियाँ, ट्रेन वगैरह जो है कोयले से जलाई जाती थी. कोयला यूज किया जाता था, कोल. मोस्ट ऑफ द कोल माइंस आर इन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड आंध्र. तो ये सारी स्टेट्स ऐसी है जहाँ पर कोल माइंस हैं. रानीगंज इन वेस्ट बंगाल एंड झारिया इन झारखंड, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल फील्ड. इंडिया की इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स कौन सी है? रानीगंज जो वेस्ट बंगाल में है और झारिया झारखंड. फिर आते हैं मिनरल ऑयल. मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम इज अ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी. मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम बहुत ही वाइटल सोर्स है एनर्जी का. इट इज यूज टू प्रोड्यूस पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, कुकिंग गैस. इन सब चीज़ों को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. आर यूज एज फ्यूल्स. हम इनको एज अ फ्यूल यूज करते हैं. जैसे कुकिंग गैस बहुत जरूरी है हमारे लिए. केरोसिन ऑयल हम यूज करते हैं. पेट्रोल, डीजल हमारे व्हीकल्स के लिए चाहिए होता है. इट इज ऑल्सो यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में उनको यूज किया जाता है. क्रूड पेट्रोलियम इज रिफाइंड इन लार्ज ऑयल रिफाइनरी. तो जो क्रूड ऑयल होता है वो प्योर नहीं होता है, तो उसको और रिफाइन किया जाता है बड़े बड़े पेट्रोलियम इंडस्ट्री. बिग बॉय इन असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया. बिग बॉय सबसे पुरानी ऑयल फील्ड है इंडिया की. फ्यू ईयर्स अगो मिनरल ऑयल वाज डिस्कवर्ड इन बॉम्बे हाई. कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले बॉम्बे हाई में एक मिनरल ऑयल को डिस्कवर किया गया था. इट हैज नाउ बिकम मेजर ऑफशोर ऑफ माइंड ऑयल माइनिंग रीजन. और अब वो बहुत ही फेमस हो चुका है, माइनिंग का रीजन बन चुका है. द अदर इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स आर नाहरकाटिया इन असम एंड अंकलेश्वर इन गुजरात. ये दोनों बहुत ही फेमस ऑयल फील्ड्स हैं. देयर आर ऑयल रिफाइनरीज इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया. इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स में ऑयल रिफाइनरीज हैं. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरीज आर एट मुंबई, महाराष्ट्र, हल्दिया, वेस्ट बंगाल, बरौनी बिहार, कोची केरला, दिग्बॉय असम, मथुरा यूपी, चेन्नई तमिलनाडु, बड़ौदा वडोदरा इन गुजरात एंड गुवाहाटी.
तो ये जगहें हैं जहाँ पर इन स्टेट्स में ऑयल रिफाइनरीज है। अदर मिनरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर द नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड थोरियम। यूरेनियम एंड थोरियम आर यूज टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी। यूरेनियम और थोरियम यूज होती है एटॉमिक एनर्जी, जो एटम बम्स बनते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। As we know that minerals are non-renewable resources, we must conserve them so that we can use them existing mineral sources for longer. अब मिनरल्स को आपको कंजर्व करना है। ये जो मिनरल्स हैं वो नेचुरली हमें मिलते हैं, अर्थ से हमें मिलते हैं। तो वो एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब वो फिनिश हो जाएंगे। जितना हम उन्हें माइनिंग करेंगे, निकाल देंगे, उनको यूज करेंगे, एक टाइम पर वो आकर फिनिश हो जाएंगे। तो इसलिए हमें उनका यूज ऐसा करना चाहिए ताकि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव रहे। पेट्रोल, डीजल एंड कोल आर वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी। वंस यूज्ड दे आर नो मोर अवेलेबल फॉर अस। और ये जो मिनरल्स होते हैं, इनको एक बार आपने यूज कर लिया, ऐसा तो है नहीं कि दोबारा से इनको रीयूज कर सकते, नहीं, ना ही ये रीयूज हो सकते हैं, ना ही ये रिसाइकल किए। तो इसलिए आपको इनको सोच समझ के प्रॉपरली यूज करना है। टू कंजर्व मिनरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी मस्ट ट्राई टू यूज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ट्राइबल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोगैस। अब अगर हमें इन मिनरल रिसोर्सेज को सेव करना है, बचाना है, तो हमें जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इन सब चीज़ों का यूज करना चाहिए। सोलर एनर्जी, अब जो सोलर पैनल्स होते हैं वो किससे चलते हैं? सोलर एनर्जी से, क्योंकि उसमें वो सन की रेस वो जो होती हैं उन्हें सेव कर लेते हैं, उसकी हेल्प से वो आप तो हमें ऐसी एनर्जी का यूज करना चाहिए। विंड एनर्जी से विंड मिल जनरेट करते हैं, तो ये सब का यूज हमें करना चाहिए। ऑल दीज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल एंड दे डोंट कॉज पोल्यूशन। ये जितनी भी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, इनसे पोल्यूशन कम होता है और ये हमारे लिए नुकसान भी नहीं होती, और सोलर एनर्जी आप जितनी चाहे ले सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से हैं? इंडिया इज द सेवन लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वर्ल्ड की सेवेंथ लार्जेस्ट। नेचर हैज गिफ्टेड आवर कंट्री विद अ लार्ज वैरायटी ऑफ। अब हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। इट इज नॉट essential to have a large area or a number of natural resources to make the country। अब जब हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, हमारा पास एरिया बहुत ज्यादा है, और इवन अ नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं ताकि हम अपनी कंट्री को और ज्यादा रिच बना सकें। दीज रिसोर्सेज हैव टू बी मेड यूजफुल बाय द ह्यूमन बीइंग। लेकिन उन रिसोर्सेज का यूज कैसे करना है कि वो जिस तरीके से हमारी कंट्री के लिए भी बेनिफिट हो, हमारे लिए वो हमें पता होना है। The people should be educated, healthy, skilled, and hardworking. Thus, the people or human beings in the country are called the human resource। इवन हम भी रिसोर्सेज, वी आर द ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर हम हेल्दी रहेंगे, जितने ज्यादा लोग एजुकेट होंगे, स्किल्ड होंगे, हमारी कंट्री के लिए उतना ही बेनिफिट होगा। तो दैट, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स हैं हम। अब अगर हम अच्छे, हम इफ वी आर हेल्दी, वी आर स्किल्ड, इफ वी आर एजुकेटेड, देन वी कैन डू मोर थिंग्स, वी कैन लर्न मैनी थिंग्स, वी कैन एजुकेट मोर पीपल, and we can provide many different things, many different ideas to other people. Nowadays, a machine can do the work of hundreds of people. Skilled workers are needed to run the machine। अब इतनी लोगों ने ही मशीन्स बनाई है, और अब वो मशीन्स जो है हमारी लोगों की ही हेल्प करती है। लेकिन उसको चलाया कौन? जब तक आप एजुकेटेड और स्किल्ड नहीं होंगे, आपके पास वो स्किल्स नहीं होंगी, तो वो आप नहीं चला सकते। यू शुड हैव दो स्किल्स टू यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स एंड मशीन। Thus, the main need is the large number of skilled workers. For progress, every country must look after its natural as well as human resource। तो अगर हमें किसी कंट्री को भी प्रोग्रेस करनी है, तो उसको अपने नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स दोनों को लेकर चलना है, और दोनों के बारे में सोचना। फैक्ट टू नो, उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। अरुणाचल प्रदेश इज द लीस्ट पॉपुलस। सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है? यूपी। और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश। प्रॉब्लम्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए? ह्यूमन रिसोर्स इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ आवर कंट्री। दो the overall standard of our people had improved, we faced several problems। ह्यूमन रिसोर्स एक सिंगल इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी कंट्री का। तो जो पीपल का स्टैंडर्ड अगर हम पहले के अकॉर्डिंग कंपेयर करें, तो इट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, बट स्टिल इट नीड्स मोर इम्प्रूवमेंट। पॉवर्टी शुड बी रिमूव्ड। Many of these problems are interconnected।
अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी, इलिटरेसी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आज भी बहुत जगहों पर लोग बैकवर्ड हैं, तो इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रहा है, स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया नंबर 2 पर है। दिस ओवर पॉपुलेशन हैज लेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड, वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज, जॉब्स। जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से लोगों के पास खाना पीना नहीं है, पॉवर्टी ज्यादा है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, किसी के पास एजुकेशन नहीं है, किसी के पास मनी नहीं है, किसी के पास खाना नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, तो सबके पास सारी फैसिलिटीज नहीं। Since a large percentage of the population uneducated and illiterate, improving their living standards has become very difficult. This causes major obstacles to the growth of human resources. अब जितने ज्यादा स्किल्ड लोग होंगे तभी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होगा। जब लोग, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन उस हिसाब से लोगों को एजुकेशन की फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो पाए, और इसलिए लोग कैसे हैं, इलिटरेट, और जब इलिटरेट है तो ह्यूमन रिसोर्स कैसे हो। Poverty has also led to children not being able to go to schools as they have to earn a living to support themselves and their family. और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी ज्यादा दिक्कत होती है, दे डू नॉट हैव द हाउस टू लिव इन, so they have to live on roads and sometimes they do not even have the food to eat. तो उन लोगों को, और कई ऐसे लोग होते हैं जो इतना एजुकेट नहीं हो पाते अपनी फैमिली की वजह से, क्योंकि इतना पैसा नहीं हो, तो इसी वजह से बैकवर्ड हो जाते हैं। कंट्री में पावर्टी इसी तरीके से बढ़ती चली जाती है। India faces the problem of uneven distribution of population. Some areas are highly populated while some have very thin population. अब इंडिया की कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का है जो पॉवर्टी को क्रिएट कर रहा है। Migration from villages to towns and cities in search of jobs has also created several problems. Failure of crops and lack of work opportunities in the villages force these people to move to towns and cities. और ये बहुत ही ऑब्वियस है, गाँव में आज भी स्कूल्स नहीं है, और अगर है भी तो बहुत अच्छे स्कूल्स नहीं है, छोटे स्कूल्स हैं, तो बाहर लोग जाते हैं। तो अब लोग गाँव से कहाँ आ रहे हैं, शहरों में, तो शहरों में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, गाँव में पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वहाँ पर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज और हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज। तो यही एक कारण है, वहाँ पर स्कूल्स नहीं है तो लोग कहाँ से पढ़ेंगे, तो उनको पढ़ने के लिए शहर में आना पड़ता है। जब शहर में आते हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। दिस क्रिएट्स ओवर पॉपुलेशन एंड शॉर्टेज ऑफ जॉब्स। इट ऑल्सो क्रिएट्स प्रेशर ऑन देयर रिसोर्स। इसीलिए रिसोर्सेज भी कम पड़ रहे हैं, प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, ये सबको जॉब चाहिए, कोई जॉब के लिए आ रहा है, कोई पढ़ने के लिए आ रहा है, तो सबके लिए जॉब भी नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो होमलेस भी हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। क्यों? क्योंकि शहर में जगह भी उस हिसाब से नहीं है। तो जब गांव से लोग शहर में आएंगे पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, तो सबको तो सब कुछ नहीं मिलता, तो ओवर पॉपुलेशन से प्रॉब्लम क्रिएट हो। Harnessing human resources. Government of India has realized the importance of human resources and it is taking the following steps for their development. अब इंडिया की गवर्नमेंट ने इस चीज को रियलाइज किया कि ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस उन्हें पता है। अगर हम लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे तो हमारी कंट्री डेवलप कैसे। तो उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं डेवलपमेंट के लिए। फ्री एजुकेशन इज गिवन टू चिल्ड्रन टिल अ पर्टिकुलर एज। प्राइमरी एजुकेशन, बहुत से ऐसे गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ प्राइमरी एजुकेशन फ्री दी जाती है। फ्री फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू चिल्ड्रन थ्रू मिड डे मील। कई स्कूल्स में खाना भी फ्री दिया जाता है, मिड डे मील। गवर्नमेंट हैड इनिशिएटेड अ प्लान टू प्रोवाइड शेल्टर टू एवरी होमलेस। बहुत सारे लोगों को शेल्टर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। फ्री मेडिकल हेल्थ एंड केयर सेंटर्स आर एस्टैब्लिश्ड इन स्मॉल टाउन्स, विलेजेस। तो अब जगह जगह पर फ्री हेल्थ चेकअप्स भी हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही कम चार्ज या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ चेकअप्स हो जाते हैं। पीपल आर बीइंग टॉट अबाउट फैमिली प्लानिंग, और फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को बताया जाए। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेनी स्कीम्स टू प्रोवाइड जॉब्स टू द विलेजर्स एंड पुअर। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी बनाई हैं ताकि वो फार्मर्स को, पुअर पीपल को प्रोवाइड करा सके जॉब्स। However, the benefits of these schemes have not reached everyone in India. लेकिन ये बेनिफिट हर एक इंसान तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। Today we need to overcome social problems like poverty and illiteracy. For this we can extend our hand to help our country. इसीलिए हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है ताकि हम पॉवर्टी और लिटरेसी को अपने देश से खत्म
Let's recap. Water is essential for all forms of life. कोई भी फॉर्म ऑफ लाइफ हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, सबके लिए पानी जरूरी है. ओनली 2.5% ऑफ द पर्सन इज फ्रेश वाटर. सिर्फ 2.5% पानी ऐसा है जो फ्रेश है. मिनरल्स आर सब्सटेंस दैट आर फॉर्म नेचुरली इन अर्थ. दिस तो अर्थ में नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं. बॉक्साइट इज यूज फॉर मेकिंग एल्यूमिनियम. बॉक्साइट एल्यूमिनियम बनाने में यूज होता है. पीपल और ह्यूमन बींग्स इन अ कंट्री आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स. हम लोग क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज हम अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं. हम एक अपने आप में एक रिसोर्स है. ह्यूमन रिसोर्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस. हमारी ह्यूमन रिसोर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है. फैक्टर्स लाइक पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन एंड इलिटरेसी आर ऑब्स्टैकल्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन. तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो ह्यूमन रिसोर्स में एक ऑब्स्टैकल, बाधा बन के आए हुए? दैट इज पॉवर्टी, लिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट. ये सारे फैक्टर्स हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन वेरियस स्टेप्स टू ओवरकम दी प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे मेजर स्टेप्स लिए हैं ताकि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें. Now let's do the exercise. First of all, we will do the take the correct option. How much part of the earth is covered with water? That is 3/4. Dash water is the best means of irrigation. That is rainwater. Which mineral is used in medicines and batteries? That is manganese. Dash is mixed with iron to make steels. That is manganese. Human beings in a country are called the human resources. The midday meal scheme distributes free food to the people. Now we will do the fill in the blanks. Dash of water on earth is salt water. 97.5% water is salt water. India is an overpopulated country. Dash is the most useful metallic mineral, that is iron. Dash is a soft metal with a silvery appearance, that is aluminium. India faces the problem of dash distribution of population, that is uneven. Free food is distributed to children through free food जो हम deliver होता है through midday meal. That is a scheme by government to provide free food. Now we will do the true and false. India is able to use its human resources well. False. India is developed country. False. It is still a developing country. The shifting of people from cities to villages is called migration. True. Mineral was used in railway engines. True. Canals are usually dug out from the rivers. True. The Bhakra Dam is the longest dam in the world. That is true. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it and do the rest of the exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Thank you.